एक ऐसी हीरोइन जिसे किसी भी फिल्म मेकर ने ट्रेडिशनल इंडियन लुक में पेश करने का रिस्क कम ही लिया, क्योंकि वो जानी जाती थी अपने रूहानी वेस्टर्न अंदाज के लिए। व्यूअर, कपड़ों में कंजूसी के कारण मशहूर एक्ट्रेस परवीन बाबी को फिल्मों में चांस मिलने की वजह भी कम कपड़े और बोल्ड अंदाज ही रहा। खैर, बात करेंगे परवीन बाबी की कंट्रोवर्शियल लाइफ के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पहलू की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। परवीन बाबी का जन्म आज से लगभग 67 साल पहले गुजरात के जूनागढ़ में साल 1954 के अप्रैल महीने के चौथे दिन हुआ। परवीन बाबी गुजराती पठानों की बाबी जाति से वास्ता रखती थी और इनके पिता का नाम वाली मोहम्मद खान बाबी था, जबकि इनकी मां का नाम था जमाल बख्ते बाबी। व्यूअर, परवीन बाबी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और परवीन का जन्म भी इनकी माता पिता की शादी के 14 साल के लंबे अरसे के बाद हुआ। और परवीन के जन्म से लगभग 5 साल बाद यानी साल 1959 में इनके पिता वाली मोहम्मद खान बाबी दुनिया से चल बसे, जो कि पेशे के तौर पर जूनागढ़ के नवाब के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे। और पिता की मौत के बाद परवीन बाबी अपनी मां की देखरेख में ही पली बढ़ी। परवीन बाबी की शुरुआती स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के माउंट कार्मेल हाई स्कूल में हुई तथा बाद की शिक्षा इन्होंने अहमदाबाद के ही सेंट एक्सवियर कॉलेज से ली, जहां पर इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री बतौर इंग्लिश लिटरेचर प्राप्त की। व्यूअर, अहमदाबाद में अपनी स्कूलिंग पूरी करते समय परवीन बाबी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे बाद में इंडस्ट्री के लोगों ने उनकी बीमारी की नींव बताया। दरअसल कहा जाता है कि परवीन बाबी उस दौर में स्कूल में पढ़ा करती थी जिस दौर में अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़के थे, और उन दंगों में स्कूल में पढ़ रही मुस्लिम लड़कियों को बचाने के लिए स्कूल के टीचर्स ने परवीन बाबी सहित अन्य कुछ लड़कियों को एक ट्रक में गद्दों के नीचे छुपाए रखा था। और कहा जाता है कि उसी हादसे ने परवीन बाबी के दिलो दिमाग में ये वहम पैदा कर दिया था कि उन्हें कोई मार डालेगा, जिसने बाद में एक जटिल रूप ले लिया। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि परवीन बाबी जब बचपन से ही ऐसी बीमारी की शिकार थी, तो फिर उन्होंने इस जटिल कंपटीशन वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी ज़बरदस्त अदाकारी का लोहा कैसे मनवाया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परवीन बाबी के करियर और फिल्मी दुनिया में प्रवेश की। व्यूअर, अपने पैशन को फॉलो करते हुए परवीन बाबी ने कॉलेज के बाद मॉडलिंग में हाथ आजमाया और साल 1972 में परवीन बाबी की ही तरह बोल्ड डायरेक्टर के टैग से मशहूर डायरेक्टर BR इशारा की नज़र परवीन बाबी पर उस समय पड़ी जिस समय वे मिनी स्कर्ट और टॉप पहने हुए सिगरेट के कश लगा रही थी। और फिर क्या था, परवीन BR इशारा को पहली ही नज़र में जच गई और उन्होंने परवीन को फिल्म चरित्र के लिए बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया। चरित्र परवीन बाबी के साथ साथ पहले अर्जुन अवार्ड विजेता ऑलराउंडर क्रिकेटर सलीम अजीज दुर्रानी की भी बतौर एक्टर डेब्यू फिल्म थी, जो कि फिल्म में परवीन बाबी के अपोजिट नजर आए। लेकिन चरित्र फिल्म के फ्लॉप हो जाने की वजह से सलीम दुर्रानी का फिल्मी करियर वहीं खत्म हो गया। लेकिन परवीन बाबी चरित्र फिल्म की वजह से इसलिए सबकी नज़रों में आ गई कि चरित्र उनकी पहली फिल्म होते हुए भी उन्होंने इसमें बोल्ड अंदाज में एक बिकिनी सीन किया था। हालांकि 1974 में दिए गए परवीन बाबी के एक इंटरव्यू के अनुसार फिल्मी रिपोर्टर्स के बीच चर्चा का विषय तो वे उस वक्त ही बन गई थी जब चरित्र की शूटिंग चल रही थी। खैर, चरित्र के फ्लॉप होने की बात पर परवीन बाबी ने कहा था कि चरित्र कोई कमर्शियल फिल्म नहीं थी और उसे मैंने महज किरदार दमदार होने की वजह से साइन किया था। चरित्र के बाद परवीन बाबी की दूसरी फिल्म रही त्रिमूर्ति, जिसमें उनके अपोजिट थे संजय खान, पर चरित्र की तरह ही त्रिमूर्ति फिल्म भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। व्यूअर, ये वो दौर था जब देवानंद, दिलीप कुमार और सुनील दत्त जैसे अभिनेताओं को धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और मनोज कुमार जैसे अभिनेता तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे और विनोद खन्ना तथा अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं का उदय हो रहा था। और उस वक्त तक जंजीर नामक एक बड़ी हिट फिल्म ही अमिताभ बच्चन के खाते में थी और जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन और प्राण साहब को दिमाग में रखकर सलीम जावेद ने एक और ज़बरदस्त स्क्रिप्ट तैयार की और उसमें अमिताभ बच्चन के अपोजिट लीडिंग लेडी के तौर पर परवीन बाबी को लिया गया। फिल्म फेयर नॉमिनेशंस के साथ मजबूर हिट रही और परवीन बाबी का सितारा बुलंद होने लगा। और मजबूर के बाद परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के साथ 10 और फिल्मों के लिए स्क्रीन शेयर की, जिनमें से 8 फिल्मों में परवीन बाबी अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई और एक आध फिल्म को छोड़ दिया जाए तो ये सारी फिल्में सुपरहिट रही। फ्रेंड्स, मजबूर के बाद परवीन बाबी धुएं की लकीर नामक एक फ्लॉप फिल्म में नजर आई, जो कि उन्होंने मजबूर की रिलीज से पहले साइन की थी। और धुएं की लकीर के बाद आई मल्टी स्टारर फिल्म 36 घंटे ने परवीन बाबी को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिसमें वो एक्ट्रेस पद्मिनी कपिला के रिजेक्ट किए हुए रोल में नजर आई।
व्यूअर 74 के बाद साल 1975 पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ परवीन बाबी के लिए भी खास रहा, क्योंकि इस साल रिलीज हुई उनकी दो फिल्म्स दीवार और काला सोना ने उन्हें उस समय की टॉप एक्ट्रेसेस की लाइन में बिठा दिया। हालांकि दीवार में उनकी भूमिका काफ़ी सीमित थी, लेकिन किसी लीड एक्ट्रेस का खुलेआम शराब या सिगरेट पीना तथा फिल्म के सीन में हीरो के साथ हम बिस्तर होना समय के लिहाज से काफ़ी नया था। इसलिए दीवार की उस छोटी सी भूमिका ने परवीन बाबी को चर्चाओं में ला दिया और साथ ही साथ उसी साल रिलीज हुई फिल्म काला सोना भी सक्सेसफुल रही, जिसने परवीन बाबी के साथ साथ फिरोज खान को भी इंडस्ट्री में अच्छे से स्थापित कर दिया। और इसी के चलते साल 1976 में परवीन बाबी ऐसी पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी जिनका फोटो टाइम मैगजीन के कवर की शोभा बना। और साथ ही साथ मीडिया में ये अफवाहें भी चलने लगी कि परवीन बाबी ने डैनी डेंगजोंपा से शादी कर ली है और अब उनकी शादी तलाक के कगार पर है। दरअसल परवीन बाबी की मुलाकात डैनी से 1974 की फिल्म 36 घंटे के दौरान हुई थी और कहते हैं कि तभी से परवीन और डैनी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए थे। व्यूअर, बाद में एक नामी पत्रकार को दिए इंटरव्यू में परवीन बाबी से जब डैनी और उनके तलाक के बारे में पूछा गया तो परवीन ने कहा कि जब हमारी शादी ही नहीं हुई है तो डाइवोर्स की तो बात ही नहीं उठती। साथ ही साथ परवीन बाबी ने यह भी कहा कि मुझे टिपिकल इंडियन कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं और उस तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर पेड़ों के आसपास और बागीचों में गाने गाना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और जब फिल्म लाइन में आई तब मैं इनसे दूर ही रहना चाहती थी। लेकिन मेरे ही जैसी छवि वाली एक्ट्रेस जीनत अमान को मैंने जब ये करते देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी ये सब करना चाहिए। व्यूअर, 1976 के उसी इंटरव्यू में जब परवीन से उनके पब्लिकली सिगरेट पीने पर पूछा गया कि क्या वो ये सब अटेंशन पाने के लिए करती हैं तो जवाब में उन्होंने कहा कि सिगरेट पीना मेरे लिए पानी का गिलास पीने के जैसा है, जो कि अनिवार्य है। व्यूअर, डैनी और परवीन बाबी का रिलेशन 1974 से 1978 तक 4 सालों तक रहा और इस बीच साल 1976 में आई फिल्म बुलेट, जिसमें परवीन बाबी लीजेंडरी स्टार देवानंद के अपोजिट नजर आई, उसमें उस दौर के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में से एक इंटरनेशनल एक्टर कबीर बेदी भी एक अहम भूमिका में थे। लेकिन बेदी के अनुसार तब वो परवीन बाबी को सिर्फ डैनी की गर्लफ्रेंड के रूप में देखते थे। लेकिन जल्द ही परवीन बाबी की डैनी से नज़दीकियाँ कम हो गई और कबीर बेदी से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वैसे डैनी के अनुसार ब्रेकअप के बाद भी डैनी और परवीन बाबी का रिश्ता फ्रेंडली था और इस वजह से कई बार डैनी की नई गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस किम परवीन बाबी से जेलस भी होती थी, लेकिन परवीन बाबी हर बात को हंसी में निकाल देती थी। व्यूअर, परवीन बाबी जब कबीर बेदी के साथ रिलेशन में आई तब कबीर बेदी शादीशुदा थे। हालांकि कबीर बेदी और उनकी पत्नी की ये ओपन मैरिज थी, जिसमें वो दोनों शादी के बावजूद किसी अन्य के साथ रह सकते थे। लेकिन कबीर बेदी के अनुसार ओपन मैरिज सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि शादी के बावजूद उन्हें प्रतिमा से वो अटेंशन नहीं मिल पाई जिसे वो अपने पार्टनर में तलाश कर रहे थे। कबीर बेदी के अनुसार जब एक रोज़ वो घर पर थे, उसी शाम उनकी पत्नी प्रतिमा कहीं बाहर से घर लौटी, लेकिन उसी शाम कबीर बेदी परवीन बाबी के पास जा रहे थे। लिहाजा प्रतिमा ने उनसे कहा कि कम से कम आज की रात तो मेरे पास रुक जाओ, लेकिन कबीर नहीं माने और उन्होंने प्रतिमा से कहा कि अब वो अपनी हर रात परवीन बाबी के साथ ही बिताना पसंद करेंगे और फिर उसी रोज़ से प्रतिमा और कबीर बेदी का रिश्ता खत्म हो गया। वैसे खबरों के अनुसार प्रतिमा और कबीर बेदी का तलाक साल 1974 में हुआ था और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परवीन बाबी और कबीर बेदी 1974 में ही रिलेशन में आ गए थे। व्यूअर, कबीर बेदी और परवीन बाबी के अफेयर के चर्चे इंडिया से ज़्यादा यूरोप में हुए, क्योंकि उन्हीं दिनों कबीर बेदी ने यूरोप के किसी फेमस सीरियल में एक अहम किरदार निभाया था और उस सीरियल के सिलसिले में कबीर बेदी के साथ परवीन बाबी भी कुछ समय के लिए यूरोप में रही थी। हालांकि परवीन बाबी का रिश्ता कबीर बेदी से भी लंबा नहीं चल पाया और जल्द ही वे अलग हो गए। लेकिन दूसरी तरफ साल 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी और साल 1979 की काला पत्थर तथा सुहाग फिल्म्स की वजह से परवीन बाबी का जादू उनके प्रशंसकों के सर चढ़कर बोलने लगा और उनके लंबे घने बालों और काली गहरी आंखों से हर कोई उनका दीवाना होने लगा और हर बड़ा फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब होने लगा। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करूं।
लेकिन साल 1979 में ही परवीन बाबी की या तो बीमारी उन पर हावी होने लगी या फिर उनका दिमाग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होने लगा। इसलिए वो कई साइन की हुई फिल्मों तथा कई फिल्मों की शूटिंग अधूरी छोड़कर स्पिरिचुअल गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के पास चली गई। और यूजी कृष्णमूर्ति के पास जाने से पहले कबीर बेदी के साथ तो उनका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन उसी दौरान उस समय के बिल्कुल नए और फ्लॉप डायरेक्टर कहे जाने वाले महेश भट्ट के साथ उनका नाम जोड़ा गया। और इस जुड़ाव की कई लोगों ने आलोचना की, क्योंकि परवीन बाबी उस समय तक की हाईएस्ट पेड टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार की जा रही थी, तो दूसरी तरफ महेश भट्ट एक नए और फ्लॉप डायरेक्टर और साथ ही शादीशुदा भी। परवीन बाबी साल 1980 में फिर से इंडिया लौट आई, शायद अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने। और 1980 तथा इसके बाद परवीन बाबी ने शान, द बर्निंग ट्रेन, क्रांति, मेरी आवाज़ सुनो, कालिया, नमक हलाल, महान और रजिया सुल्तान जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में अपनी एक्टिंग, डांस स्किल्स और बोल्डनेस का लोहा मनवाया। ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, आंखें मिले तो लगे आग पाए, जिसको तो खोना है भागे जो होना है हो जाए। और साल 1983 तक मात्र 10 सालों के बेहद ही कम समय में परवीन बाबी ने लगभग 58 फिल्मों में काम किया। और 1983 में वो फिर से सबको चौंकाते हुए विदेश चली गई। और 1983 के बाद परवीन बाबी की पर्सनल लाइफ कहें या प्रोफेशनल, सबका पतन होने लग गया। व्यूअर, कहा जाता है कि परवीन बाबी की मुलाकात यूजी कृष्णमूर्ति से महेश भट्ट ने ही करवाई थी, क्योंकि महेश भट्ट जब अपनी पत्नी और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन बाबी के साथ रहने लग गए थे, उन्हीं दिनों एक बार जब परवीन बाबी के घर गए तो परवीन की मां ने उन्हें बताया कि परवीन कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। और जब महेश भट्ट ने उन्हें देखा तो वे अपनी शूटिंग की कॉस्ट्यूम पहने हुए और हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए हुए कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। और इससे पहले कि महेश भट्ट कुछ बोलते, परवीन बाबी उन्हें चुप कराते हुए बोली कि मत बोलो, वो तुम्हें मार डालेगा। ये झूमर मुझ पर गिराकर कोई मुझे मार डालेगा। कहते हैं कि इसके बाद महेश भट्ट ने परवीन बाबी को बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर शांत किया और अगले दिन उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने परवीन को शॉक ट्रीटमेंट देने की बात कही, जो कि महेश भट्ट नहीं करवाना चाह रहे थे। इसलिए वो उन्हें स्पिरिचुअल गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के पास ले गए। और महेश भट्ट के अनुसार यूजी कृष्णमूर्ति ने परवीन बाबी को ठीक करने की हामी सिर्फ इस शर्त पर भरी कि महेश भट्ट उनसे दूर रहे। लिहाजा महेश भट्ट परवीन बाबी को आश्रम छोड़कर वापस बम्बई लौट आए। और बम्बई में भी कहाँ, अपनी फैमिली के पास। और बम्बई आते ही उन्होंने बतौर राइटर डायरेक्टर एक फिल्म लॉन्च की, जो कि परवीन बाबी और उनकी लव स्टोरी पर बेस्ड थी। व्यूअर, कहा जाता है कि अर्थ नामक उस फिल्म की वजह से महेश भट्ट को उस समय काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि वो अपना करियर चमकाने के लिए परवीन बाबी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। व्यूअर, उन्हीं दिनों परवीन बाबी वापस बम्बई आई, लेकिन महेश भट्ट उन दिनों अपने परिवार के साथ थे और परवीन बाबी के जाने के बाद तो वो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने लगे थे। लिहाजा परवीन बाबी भी अपने बचे कुचे प्रोजेक्ट्स पूरे करके वापस यूजी कृष्णमूर्ति के पास चली गई, जहां से वो इटली और अमेरिका सहित कई देशों में गई। और इस तरफ महेश भट्ट के बारे में ये सवाल उठे कि उन्होंने सिर्फ परवीन बाबी का नाम यूज़ किया है, लेकिन महेश भट्ट का जवाब था कि परवीन बाबी की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई है और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि परवीन बाबी की हालत वाकई इतनी ख़राब थी तो उन्होंने इतनी सारी फिल्मों में इतनी बढ़िया तरीके से काम कैसे किया, क्योंकि परवीन बाबी ने चाहे 80 के दशक की शुरुआत में ही फिल्म लाइन छोड़ दी, लेकिन उनकी फिल्में 80 के दशक के अंत तक रिलीज होती रही। हालांकि इस बीच ये खबरें भी आई कि साल 1984 में परवीन बाबी ने अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पर काफ़ी अजीब हरकतें की थी, जिस वजह से उन्हें वहाँ के मेंटल हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए रखा गया था। व्यूअर, लगभग 6 साल अमेरिका तथा अन्य देशों में रहने के बाद फाइनली 1989 में परवीन बाबी वापस इंडिया आई, लेकिन इन 6 सालों में वो इस कदर बदल गई कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। उन्हें रिसीव करने के लिए जब उनके सबसे विश्वसनीय और पुराने सेक्रेटरी वेद शर्मा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वे अपने हाथ में अपने ही नाम की तख्ती लिए खड़ी थी,
जिन लंबे और घने बालों के लिए वे जानी जाती थी वो बाल पूरी तरह बिखरे हुए और काफ़ी अजीब दिख रहे थे। साथ ही साथ डायबिटीज़ की वजह से उनका वज़न भी काफ़ी बड़ा हुआ था और एयरपोर्ट पर सारे लोग उन्हें हीन दृष्टि से देख रहे थे। व्यूअर, अमेरिका से लौटने के बाद उनमें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण बढ़ने लगे, जिसमें इंसान को यह डर लगने लगता है कि उसे किसी से जान का खतरा है। साथ ही साथ डायबिटीज़ और गैंग्रीन जैसी बीमारियों ने भी उन्हें घेर लिया और इनके अलावा परवीन उस समय एल्कोहल का भी सेवन अधिक किया करती थी। व्यूअर, इस तरह की गुमनामी की ज़िंदगी जीते हुए उस समय परवीन बाबी ने ऐसा कुछ किया कि वो फिर से सुर्खियों में आ गई। दरअसल उन्होंने अपने को स्टार अमिताभ बच्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और रॉबर्ट रदरफोर्ड, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, CIA, CBI तथा KGB सहित 34 लोगों और संस्थानों पर केस किया कि परवीन बाबी को उनसे जान का खतरा है। साथ ही साथ परवीन ने अमिताभ बच्चन के लिए कहा कि वो तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंगस्टर है और उसके गुंडों ने मुझे कई दिनों तक एक टापू पर बंधक बनाकर रखा था तथा उस दौरान मेरे कान की सर्जरी कर उसमें एक चिप लगा दी थी। हालांकि इन 34 लोगों में से परवीन बाबी किसी के खिलाफ कोई भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई, इसलिए उनकी ये सारी याचिकाएं खारिज हो गई। फ्रेंड्स, कहते हैं कि अंतिम के कुछ सालों में परवीन बाबी की हालत और भी ख़राब होने लगी। साल 2001 में उनकी मां की डेथ के बाद वे किसी से फ़ोन पर बात करती तो भी रिकॉर्ड करती और बात करने से पहले ये चेतावनी देती कि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। कहते हैं कि उन्होंने खाना खाना तक बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि खाने में कोई जहर मिला देगा और इस हालत में भी महेश भट्ट ने उनकी केयर नहीं करनी चाहिए, जो कि कभी परवीन की सुपर सक्सेस के दौर में खुद को उनका साथी कहा करते थे। वैसे इस पर महेश भट्ट का यह कहना था कि परवीन बाबी ने उन्हें छोड़ा था, ना कि महेश भट्ट ने उन्हें छोड़ा। साथ ही साथ महेश भट्ट ने यह भी कहा कि एक पागल के साथ कैसे रहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि प्यार सिर्फ सुख में साथ देने का नाम ही तो नहीं होता, जो दुख में साथ दे वही सच्चा प्यार होता है। खैर, परवीन बाबी की इस दास्तान ने इस कहावत को और भी पक्का किया है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, ढलते को नहीं। व्यूअर, साल 2002 में परवीन बाबी तब एक बार फिर से सुर्खियों में आई जब उन्होंने अदालत में संजय दत्त के खिलाफ केस दर्ज किया कि संजय दत्त के बम्बई बम धमाकों में शामिल होने के उनके पास सबूत हैं। लेकिन कहा जाता है कि सुनवाई के दिन वो कोर्ट ही नहीं गई क्योंकि उन्हें लगता था कि रास्ते में कोई उन्हें मार डालेगा। फ्रेंड्स, डेथ से 2 महीने पहले उनके सेक्रेटरी वेद शर्मा का बेटा ललित शर्मा उनसे मिला। ललित के अनुसार वो कहीं से कमज़ोर नहीं लग रही थी, हालांकि वो उस समय तक व्हीलचेयर का उपयोग करने लग गई थी क्योंकि उनके एक पैर में गैंग्रीन की शिकायत थी। व्यूअर, यहाँ पर आपको गैंग्रीन के बारे में भी थोड़ा बता दूं कि ये बीमारी ज़्यादातर हाथों या पैरों में होती है और इससे चमड़ी का रंग काला पड़ जाता है और वो हिस्सा धीरे धीरे सड़ने लगता है। खैर, फाइनली 22 जनवरी 2005 के दिन उनके फ्लैट से बदबू आने और पिछले 2-3 दिनों के अखबार और दूध के बाहर ही पड़े होने की वजह से पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी और फिर जब पुलिस ने सिक्योरिटी से फ्लैट की दूसरी चाबी लेकर दरवाज़ा खोला तो मंजर दिल दहला देने वाला था, क्योंकि अपने ज़माने की टॉप एक्ट्रेस परवीन बाबी की डेड बॉडी 2 दिन पुरानी हो चुकी थी और गैंग्रीन की वजह से एक पैर उनका सड़ चुका था। कहते हैं कि उस समय परवीन की बॉडी को क्लेम करने महेश भट्ट आए थे। दोस्तों, टीवी पर परवीन की डेथ की खबर सुनकर उनके सेक्रेटरी वेद शर्मा जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पुलिस के अलावा महेश भट्ट और परवीन बाबी के कुछ रिलेटिव मौजूद थे और उन्हीं में से एक परवीन के एक दूर के भतीजे ने वेद शर्मा से कहा कि तुम तो मुझे जानते हो, तुम पुलिस को बताओ कि मैं परवीन का रिश्तेदार हूँ। लेकिन वेद शर्मा ने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि ये सारे रिश्तेदार जो परवीन की हालत ख़राब होती गई उनसे दूर होते गए थे। व्यूअर, 90 के दशक में परवीन बाबी ने ईसाई धर्म अपना लिया था और उनकी विल में उनकी ये इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से किया जाए, लेकिन उनके रिश्तेदार नहीं माने और फाइनली उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज से ही दफन किया गया। साथ ही साथ उनकी विल के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी के 70% हिस्से से बाबी परिवार के गरीब सदस्यों की हेल्प के लिए उनके नाम का एक ट्रस्ट बनाया जाए और 20% हिस्सा उनके परिवार के मुराद खान बाबी नामक किसी व्यक्ति को गाइडेंस फोर्स के रूप में दिया जाए तथा बाकी का 10% हिस्सा क्रिश्चियन मिशनरी फंड में दिया जाए। वैसे इस विल के खिलाफ उनके कुछ परिवारजन कोर्ट भी गए थे, लेकिन अंततः संपत्ति का बंटवारा विल के अकॉर्डिंग ही हुआ।
तो फ्रेंड्स, ये थी परवीन भाभी के सुपर स्टारडम से गुमनामी तक के सफ़र पर हमारी एक खास पेशकश। ये वीडियो और इसमें की गई मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमें आपके लिए लगातार ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।